दोस्तों, मनुष्य के जीवन में गलत चीजें हमेशा गलत ही होती हैं। चाहे वो जितनी भी अच्छी तरीके से की जाएं, पर गलत तो हमेशा गलत ही होता है। ऐसी कहावत आपने अपने जीवन में बहुत बार सुनी होगी। इन्हीं गलत चीजों में हमारे व्यवहार में आता है अवैध संबंध। अवैध संबंध एक ऐसी बला है जिसके फांस में अगर कोई पति पड़ता है और ये पोल खुल जाती है तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। और अगर कोई पत्नी पड़ती है और तब भी अवैध संबंध अगर खुल जाए तब भी उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। कई बार कई लोग इन अवैध संबंधों को बड़ा नजदीक से निभाते हैं, पर जब इन अवैध संबंधों की हकीकत सामने आती है तो कभी कभी ऐसा जीवन में मंजर घट जाता है जिसे सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज की कहानी में भी कुछ ऐसा हुआ जब एक अवैध संबंध में फंसी लड़की की हत्या हो जाती है। और हत्या होने के बाद जब लड़की के बारे में पता किया जाता है तो पता लगता है कि पूरे परिवार में वही अकेली लड़की कमाने वाली थी, जिसकी कमाई की वजह से उसका पूरा घर परिवार चलता था। और जब पूरा मामला खुलता है तो पूरे उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को हिलाकर रख देता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूं डीडी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीडी स्टोरी स्टेशन। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ेंगे, पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन की बटन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है भारत के राज्य उत्तराखंड से। उत्तराखंड का एक जिला है देहरादून। देहरादून में ही भारतीय थल सेना की छावनी है। छावनी से कुछ ही दूर पर एक इलाका पड़ता है सिलवारगढ़। सिलवारगढ़ इलाके के बाजार के बगल एक बड़ा सा नाला बहता है, क्योंकि नाले के बगल में ही एक रास्ता थी जिससे राहगीर रोज आया जाया करते थे। रोज की भांति राहगीर इस नाले के बगल वाले रास्ते पर आ जा रहे थे। उन्हें 13 सितंबर 2023 को नाले के बगल एक लड़की की लाश दिखी। लाश देखने के बाद जिसको लाश दिखी उसने सबसे पहले जाकर बगल के बाजार में दुकानदारों को इस चीज को बताया कि इस नाले के बगल एक जवान और बहुत ही खूबसूरत लड़की की लाश पड़ी है। बाजार वालों को इस बात की भनक लगी कि नाले के बगल लाश पड़ी है। कुछ देर बाद ही उस लाश के पास काफी लोग इकट्ठा हो गए और उन्हीं इकट्ठा लोगों में से किसी ने थाने पर फोन कर दिया। और कुछ देर बाद इस नाले के बगल पड़ी लाश के पास उत्तराखंड पुलिस अपने दल बल के साथ पहुंच जाती है। इस सुंदर और नौजवान लड़की को देखते हुए पुलिस जान जाती है कि ये लाश एक महिला की है जिसकी उम्र करीब 22 या 24 वर्ष के बीच में है। पुलिस इस लड़की के शव को अपने कब्जे में लेती है और जांच जारी रखती है। सबसे पहले वो उस बाजार के दुकानदारों से पूछती है कि क्या आप में से कोई इस लड़की को जानता पहचानता है। पर सारे लोग इस लड़की को जानने पहचानने से पुलिस वालों से मना कर देते हैं और कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता जो ये कह दे कि हाँ, इस लाश को मैं जानता पहचानता हूँ या मैंने इस लड़की को पहले भी कभी देखा है। लिहाजा पुलिस के पास कोई ऐसा हथियार नहीं था कि वो शिनाख्त कर पाती आखिर ये लड़की कहाँ की है और इस लड़की की मृत्यु या हत्या किन कारणों किन परिस्थितियों यहाँ पर कैसे हुई। पुलिस अब अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके अपनी जांच शुरू करती है। पुलिस लड़की की कद काठी और चेहरे की बनावट देखकर समझ जाती है कि ये लड़की नेपाल की है, या लड़की की डेड बॉडी की शक्ल नेपाल की महिलाओं से काफी मैच कर रही थी। इसलिए पुलिस को एक चीज पता हो चुका था कि ये डेड बॉडी कहीं न कहीं से नेपाल से संबंध रखती है। पुलिस इस लड़की की लाश को अपने कब्जे में लेने के बाद अपनी जांच स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो बाजार के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को बारीकी से खंगालती है, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे वो हत्यारे तक पहुंच पाए। तो डेड बॉडी के पास से कोई कागज कोई कुछ भी नहीं मिला था। पुलिस को सिर्फ डेड बॉडी के ऊपर जो उस लड़की ने फ्रॉक पहन रखा था, सबूत के आधार पर पुलिस के पास वही फ्रॉक था। पुलिस ने जब फ्रॉक को खंगालना शुरू किया तो पुलिस को एक रेडीमेड शोरूम का लोगो उस फ्रॉक में लगा दिखा।
अब पुलिस उस रेडीमेड के फ्रॉक में जो लोगो लगा था उस दुकान पर पुलिस अगले 1 घंटे बाद पहुंच जाती है अपने दल बल के साथ और कपड़े के शोरूम के मालिक से पूछती है कि क्या ये फ्रॉक आप पहचानते हो। जब वो फ्रॉक देखता है पहचान जाता है, कहता है हाँ सर मैं इसलिए पहचानता हूँ क्योंकि सर जब ये फ्रॉक गया था तो एक फ्रॉक नहीं गया था और जो इस फ्रॉक को ले गए थे वो एक साथ जब भी आते हैं तो करीब 7-8 फ्रॉक खरीदते थे। पुलिस ने लड़की की फोटोग्राफ दिखाई तो दुकानदार ने कहा हाँ सर मैं इस लड़की को भी पहचानता हूँ। ये लड़की जब उस व्यक्ति के साथ आती थी तो एक दो नहीं बल्कि दर्जनों या 7-8 की संख्या में फ्रॉक या कपड़े जो भी खरीदना रहता था खरीदती थी। अब पुलिस उससे पूछती है आखिर में वह व्यक्ति कौन है। तब दुकानदार अपने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को पुलिस को दिखाती है जिसमें एक व्यक्ति जो अच्छी खासी कदकाठी और अच्छी खासी लंबाई का है इस लड़की के साथ शोरूम में 3 महीने के अंदर करीब 16 से 17 बार आ चुका होता है और उन वीडियोग्राफ में 1-2 बार तो यह व्यक्ति सेना की वर्दी में रहे। चूंकि व्यक्ति यह सेना से जुड़ा था और सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में तैनात था इसलिए पुलिस डायरेक्ट पूछताछ करने के लिए सेना की छावनी में नहीं जा सकती है। इसलिए दुकानदार से उसने उस वीडियो क्लिप की फुटेज मांगी और दुकानदार ने पुलिस वालों को वीडियो क्लिप की फुटेज दे दी। देहरादून पुलिस छावनी के अंदर जाती है और वहां से लेफ्टिनेंट कर्नल को गिरफ्तार किया जाता है जिसका नाम रामेंद्र उपाध्याय था। जब पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेकर आती है पुलिस पहले तो ये पूछती है कि आखिर में तुमने ये कत्ल क्यों और किन वजहों से की। तो रामेंद्र उपाध्याय पहले तो बताता है कि सर मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, मैं उस लड़की से बातचीत किया करता था। लेकिन पुलिस जब लेफ्टिनेंट कर्नल के नंबर की और श्रेया नाम की जिस लड़की की मौत हुई थी दोनों की कॉल डिटेल निकालती है तो ये दोनों आज से नहीं बल्कि करीब 5 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और अच्छी खासी बात भी किया करते थे। दरअसल लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उसकी देहरादून में पोस्टिंग जुलाई 2023 में हुई थी। इसके पहले वह सिलीगुड़ी में लगातार 3 वर्ष पोस्टिंग पर था। पोस्टिंग के दौरान वह बार में जाया करता था। सिलीगुड़ी के उसी बार में एक श्रेया नाम की बार डांसर थी। इसको देखते ही रामेंद्र को कुछ होने लगा। क्योंकि रामेंद्र शादीशुदा था इसलिए वो श्रेया से शादी नहीं कर सकता था। वह अभी शादीशुदा है यह बात बार डांसर श्रेया को ना पता चले इसलिए उसने बार डांसर श्रेया से बताया कि मैं अभी अविवाहित हूँ और मेरी शादी नहीं हुई है। अब दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। लगभग 4 वर्ष 6 माह के इस संबंध में उन्होंने बीच कई होटलों में कई रातें भी गुजारी और दोनों ने आपस में शारीरिक संबंध भी बनाए। इसी बीच लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंद्र उपाध्याय की पोस्टिंग देहरादून में हो जाती है और वो देहरादून चला आता है। देहरादून आने के बाद श्रेया उसे सिलीगुड़ी से लगातार कॉल करती रहती है और इधर लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंद्र की भी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। क्योंकि उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी इसलिए वो श्रेया को इधर उधर की बातें करके टहलाता रहता था कि अब ये संबंध सिर्फ फोन कॉल तक ही सीमित रहे। लेकिन एक दिन श्रेया ने कहा कि मैं अब तुमसे शादी करूंगी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। और इधर रामेंद्र उपाध्याय भी बहुत दिन से श्रेया से मिला नहीं था इसलिए उसने श्रेया को सिलीगुड़ी से देहरादून बुला लिया। अब सितंबर 2023 में ही बार्ल गर्ल श्रेया सिलीगुड़ी से देहरादून आ चुकी थी और इसके बाद रामेंद्र लगातार अपनी ड्यूटी से जब भी छुट्टी पाता था तो वो रात रात तक घर वापस नहीं आता था जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसे बार बार पूछती थी कि आखिर आजकल तुम बहुत लेट क्यों आने लगे हो। जब उसकी पत्नी इसके पीछे का कारण पूछती थी तो सिर्फ एक ही चीज बताता था कि मैं अपने ड्यूटी पर काफी व्यस्त हो गया था या मुझे कोई ऐसा काम आ गया था जिसलिए मैं इस रात घर नहीं वापस आ गया। ये चीजें रोज की ही बात हो गई कि रामेंद्र रोज लेट घर आता है तो रामेंद्र की पत्नी को रामेंद्र के ऊपर शक हो गया। एक दिन रामेंद्र अपनी कार को घर पर ही छोड़कर गया। इसी दौरान उसकी पत्नी ने उस कार में जीपीएस सेट करवा दिया और जीपीएस सेट करवाने के बाद उसकी पत्नी ने जीपीएस को अपने मोबाइल फोन पर कनेक्ट कर लिया। अब अगले दिन से रामेंद्र जहां भी जाता उसकी पत्नी को एक एक चीजें पता लगने लगी थी कि रामेंद्र कहाँ जाता है। अब जब भी रामेंद्र घर आता उसकी पत्नी पूछती थी अब कहाँ गए थे तो वो झूठ बोलकर बताता मैं यहाँ गया था, मैं यहाँ गया था।
तो रामेंदु की पत्नी उसे सारी हकीकत बता देती थी कि आज तुम यहाँ गए थे, आज तुम यहाँ गए थे। अब रामेंदु को शक होने लगा कि आखिर पत्नी को ये सारी बातें कौन बताता है। एक दिन लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय अपनी कार से अपनी प्रेमिका श्रेया को लेकर एक होटल में काफी दूर जाकर रात्रि रुकता है। उसी दौरान उसके पत्नी के मोबाइल पर जीपीएस कनेक्ट ही था और वो जीपीएस का लोकेशन देखते देखते उस होटल में पहुंच जाती है। रामेंदु को रंगे हाथों पकड़ लेती है। रामेंदु बहुत माफी मांगता है और वो मान भी जाती है। और लेकिन होटल में श्रेया देखती है कि उसकी पत्नी उसके सामने है और वो माफी मांग रहा है। अब बारगल श्रेया को ये पता चल जाता है कि रामेंदु अकेला नहीं बल्कि शादीशुदा है और इसकी शादी मेरे अफेयर स्टार्ट होने के काफी पहले हो चुकी है। इसलिए अब वो रामेंदु से कहती है कि या तो तुम मुझसे शादी कर लो या तो फिर तुम मेरा हक, जो मेरा हक बनता है दूसरी पत्नी का, वो हक मुझे दे दो, नहीं तो मैं इन सारी बातों की शिकायत तुम्हारे सेना में करूंगी और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो रामेंदु को दो जगह से चोट लग रही थी, एक उसकी पत्नी की तरफ से और दूसरी उसकी प्रेमिका के तरफ से। अब रामेंदु ने रात भर बैठकर सोचा कि उसे करना क्या चाहिए और उसने एक प्लान बनाया जिसके तहत उसने बालगल श्रेया को अगले दिन बुलाया और कहा कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं, और लॉन्ग ड्राइव के बहाने उसको बुलाया और अपने कार में सवार किया। अब दोनों लोग रास्ते में शराब की बोतल लेते हैं और दोनों लोग काफ़ी मात्रा में शराब पीते हैं। जब श्रेया काफ़ी मात्रा में शराब का सेवन कर लेती है तो वो बैठे बैठे ही कार में सो जाती है और रामेंद्र भी एक सुनसान जगह देकर अपने कार को पार्क करता है। तो कार में ही रखे एक हथौड़े से सोती हुई बालगल श्रेया के ऊपर कई बार प्रहार कर देता है, जिससे मौके पर ही बालगल श्रेया की मौत हो जाती है। काश बालगल श्रेया को पता होता कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल पहले से ही शादीशुदा है। काश उसकी पत्नी ने जो दिमाग बाद में लगाया वो दिमाग पहले ही लगा लिया होता। काश लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंद्र को यह आभास होता कि मैं एक शादीशुदा पुरुष हूँ और मुझे ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए, तो ये सारी घटनाएं होने से बच सकती थी। और जिसके घर में सिर्फ एक लड़की कमाने वाली थी, वो लड़की आज दुनिया में होती, उस दुनिया को अवैध संबंधों के कारण अलविदा ना कहना पड़ता। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी को बनाने का मकसद किसी को हैरान करना, परेशान करना नहीं था। इस कहानी को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने आंख, कान, नाक सब कुछ खुले रखें। मिलता हूं ऐसी एक नई वीडियो के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।